बच्चों वेलकम बैक वंस अगेन। तो पिछले महीने आप लोगों को 2 लेक्चर में पॉलीमर्स का थ्योरी पढ़ा दिया था। कंप्लीट मैंने आप लोगों को पॉलीमर्स का थ्योरी पढ़ा दिया था। आज मैं आप लोगों को पॉलीमर्स चैप्टर का जो लेकर के आया हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी होता है। तो जो आपने सीखा उसको आप देखो अभ्यास करके, क्या आपने सही सही तरीके से सीखा है कि नहीं सीखा है। और ये लेक्चर उसी लोगों के लिए यूजफुल होगा जो पॉलीमर्स पहले पढ़ चुके हैं, या तो आप अपने टीचर से पढ़ चुके हैं या जो मैंने आप लोगों को यहां वीडियो दिया है उससे पढ़ चुके हो। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेगा, नहीं तो फिर परेशानी होने वाली है। इसलिए मैं पहले ही कह देता हूं, अगर आपने पॉलीमर्स पढ़ा है तभी आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको फायदा होगा। देखिए जैसे कि कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर्स, कौन इसमें से नेचुरल पॉलीमर्स है। याद होगा ना बच्चों, मैंने आपको कहा था कि जो नेचुरल पॉलीमर्स होता है उसका मोनोमर्स होता है आइसोप्रीन, और उसको हम लोग कहते हैं सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। याद हो रहा है ना। देखिए जैसे इसको पॉली बीटा ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, गलत है, ये सब कुछ नहीं है। पॉली ब्यूटाडाइन गलत है, पॉली ब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल सब गलत है। यहां पे बच्चों हम लोग कहेंगे सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर है सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, यही होता है। इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल रबर कहते हैं, आपको याद होगा। इसी को नेचुरल पॉलीमर्स या इसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल रबर कहते हैं। नेचुरल रबर इसको कहा जाता है, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन को। उसके बाद देखिए आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, तो ये क्लियर हो गया ना बच्चों। यहां पे नेचुरल पॉलीमर्स कहा गया है और इसी नेचुरल पॉलीमर्स को यहां पे हम लोग सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, जिसको कि हम लोग कहते हैं नेचुरल रबर। नेचुरल रबर इसका मोनोमर्स होता है यहां पे आइसोप्रीन। आइसोप्रीन कहने का मतलब हुआ मेरा 2-मिथाइल-1,3 ब्यूटाडाइन। उसके बाद देखिए सेकेंड में द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स इज, आप लोगों को 2 मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स मैंने आप लोगों को 2 पढ़ाया था। एक पढ़ाया था पीएचबीवी, ठीक है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, 2 पढ़ा दिए। और एक पढ़ाया था आपको नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, ये 2 होता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बच्चों नाइलॉन 6 जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है, और नाइलॉन 6 वो भी सिंथेटिक फाइबर ही होता है, और नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 आप जानते हो यही होता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। अब बोना एस जो कि सिंथेटिक रबर होता है, ये सब यहाँ पे बोना एस हो गया, नाइलॉन 6 हो गया, नाइलॉन 6 हो गया, ये सब सिंथेटिक है। आप कहोगे कि नाइलॉन 6 जो सॉरी नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 यही एक बायोडिग्रेडेबल होता है, और पीएचबीवी भी एक आएगा जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है। थर्ड में देखिएगा नाइलॉन इज एन एग्जांपल ऑफ, आपको बताया था ना, जहां कहीं भी अगर पॉलीमर्स में पॉलीएमाइड होता है बच्चों, तो पॉलीएमाइड वाले पॉलीमर्स में हम लोग नाम जोड़ते हैं नाइलॉन। जैसे कि नाइलॉन 6 एक पॉलीएमाइड है, नाइलॉन 6 पॉलीएमाइड है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 पॉलीएमाइड है। तो जिस भी पॉलीमर्स के नाम के साथ अगर नाइलॉन लिखा हुआ है, इसका मतलब उसको हम लोग कहते हैं पॉलीएमाइड। तो नाइलॉन इज एन एग्जांपल ऑफ, जैसे ही आपको पूछा जाता है आप पॉलीसेक्राइड नहीं होगा, पॉलीएमाइड होगा। आंसर इसका हो जाएगा पॉलीएमाइड। पॉलीथीन तो है नहीं, पॉलिस्टर तो है नहीं, आंसर होगा पॉलीएमाइड। उसके बाद देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडेंसेशन पॉलीमर्स। बच्चों आपको कहा था कि अगर किसी मोनोमर्स में एल्कीन है, एल्काडाइन है या एल्काइन है, तो वहां पे होता है एडिशन, और अगर मोनोमर्स में फंक्शनल ग्रुप होता है तो वहां होता है कंडेंसेशन। तो पढ़ाया था आप लोगों को, याद होगा, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स, वहां पे होता था कंडेंसेशन। तो मेलामाइन जो बना हुआ है वो कंडेंसेशन के द्वारा बना हुआ है। ग्लिप्टल आपको बताया था मैंने कि इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस थाइलिक एसिड, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस थाइलिक एसिड के मिलने से बनता है ग्लिप्टल, जो कि बनता है कंडेंसेशन के द्वारा। उसके बाद डेक्रोन, उसी को हम लोग कहते हैं टेरलिन। तो टेरलिन और डेक्रोन जो आप देख रहे हो बच्चों, ये बनता है इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस टेरिथाइलिक एसिड, तो ये भी होता है कंडेंसेशन। और जो नियोप्रीन होता है वो नियोप्रीन बनता है क्लोरोप्रीन से, यानी कि 2-क्लोरो-1,3 ब्यूटाडाइन। तो आप अच्छे से देखिए अपने बुक में, आप जो कॉपी में लिखे हुए हैं उसको देखिए, या मेरे लेक्चर को आप देख सकते हैं, आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में दिया हुआ है वीडियो। तो नियोप्रीन आप लोगों को पढ़ाया था पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने, कि जो कि क्लोरोप्रीन से बनता है, यानी कि 2-क्लोरो-1,3 ब्यूटाडाइन से। ये जो एग्जांपल है वो एडिशन का है, एडिशन का है। बाद में यहाँ पे मेलामाइन हो गया, ग्लिप्टल हो गया, डेक्रोन हो गया, जिसको हम लोग टेरिन भी कहते हैं, ये कंडेंसेशन का है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है बच्चों। देखो क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज पॉलिस्टर पॉलीमर्स। याद है कुछ आप लोगों को मैंने पॉलिस्टर का एग्जांपल बताया था, कौन सा बताया था, टेरलिन और डेक्रोन। अगर आप नहीं देखे हो वीडियो तो आप जरूर जाकर के देख लीजिएगा, पार्ट 1 वाले वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि टेरलिन और डेक्रोन
या एक और मैंने आपको और बताया था जो आपको बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स था, तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स PHBV, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, वहां पे PHBV कहा था। तो PHBV भी होता है वहां पे पॉलिस्टर्स, और टेरलिन और डेक्रोन भी होता है पॉलिस्टर। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज पॉलिस्टर पॉलीमर्स, आप देखेंगे आंसर आएगा टेरलिन, बाद बाकी बेकेलाइट, मेलामाइन, नायलॉन 66 ये सब नहीं है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का एग्जांपल यहां पे टेरलिन और डेक्रोन, और एक यहां पे बताया था PHBV, वो दो होता है। उसके बाद देखिए ये कह रहा है कि ये जो आपको दिया हुआ है इज ए, इसके लिए कौन सा करेक्ट है, ABCD में कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले पहचानना पड़ेगा बच्चों ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है। आप कहोगे कि ये है 6 कार्बन इस नाइट्रोजन से इस नाइट्रोजन के बीच में, यानी कि बच्चों इसको हमने कहा था नाइलॉन 66, नाइलॉन अलग अलग नहीं लिखेंगे, नाइलॉन 66। देखो ना यहां से यहां तक 6 कार्बन और यहां से यहां तक 6 कार्बन, तो ये जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर है ये नाइलॉन 66 का है। आप जाकर के पार्ट 1 वाले वीडियो में देखोगे, आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना मैंने सिखा दिया है, और कहा था कि नाइलॉन 66 जो होता है वो एडिशन पॉलीमर्स नहीं है, ये होता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। बिल्कुल वहां पे लिखा दिया मैंने, क्यों? क्योंकि यहां पे होता है हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड। तो हेक्सामिथाइलिन डायमीन में होता है 2 एमिनो ग्रुप और एडिपिक एसिड में होता है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, और जहां पे बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमर्स होता है वहां कंडेंसेशन होता है, एडिशन बिल्कुल नहीं होता है, तो एडिशन गलत है। उसके बाद बच्चों कह रहा है थर्मोसेटिंग पॉलीमर, गलत, ये एक फाइबर है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में एग्जांपल होता है बेकेलाइट का, बेकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, ये सब होता है थर्मोसेटिंग होता है। लेकिन यहां पे आपको दिया हुआ है नाइलॉन 66, तो नाइलॉन 66 थर्मोसेटिंग नहीं होता है, फाइबर होता है, इसलिए भी गलत है। उसके बाद होमोपॉलीमर, गलत है, क्योंकि बच्चों पता है कि होमोपॉलीमर तब कहते हैं जब सेम मोनोमर होता है, एक ही मोनोमर आपस में जुड़ता है, जबकि यहां पे 2 डिफरेंट मोनोमर है, एक है हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एक है एडिपिक एसिड, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर बिल्कुल नहीं है, तो लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पे कोपॉलीमर कह रहा है। तो ये नाइलॉन 66 का स्ट्रक्चर है जो कि एडिशन नहीं कंडेंसेशन पॉलीमर्स होता है, थर्मोसेटिंग नहीं फाइबर होता है, और होमोपॉलीमर नहीं कोपॉलीमर। तो एग्जांपल यहां पे हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। समझ में आ गया ना? बिल्कुल। अब देखिए 7th में क्या कह रहा है, 7th में कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर, कौन इसमें से कोपॉलीमर है, मतलब 2 डिफरेंट मोनोमर आपस में ज्वाइंट हो रहा है। देखिए यहां है पॉलीथीन, आपको सबको पता है कि पॉलीथीन का जो मोनोमर्स है वो सिर्फ एक है, वो है इथेन। बहुत सारा इथेन आपस में मिलकर के बनाता है पॉलीथीन, इसलिए पॉलीथीन एक होमोपॉलीमर है। पॉलीप्रोपीन यानी बहुत सारा प्रोपीन आपस में मिलकर के बनाता है पॉलीप्रोपीन, वो भी एक होमोपॉलीमर है। उसके बाद पॉलीस्टाइरीन, तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं बच्चों, पार्ट 1 वाले वीडियो में ही पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा कि बहुत सारा स्टाइरीन आपस में ज्वाइंट होता है, बनता है पॉलीस्टाइरीन, मतलब एक ही मोनोमर है, ये एक होमोपॉलीमर है। बच्चों बूना एस एक कोपॉलीमर है, क्योंकि आपको पढ़ाया हुआ है मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में कि बूना एस का जो मोनोमर्स होता है 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन होता है, यानी कि इसका आंसर होगा बूना एस एक यहां पे होता है कोपॉलीमर, बिल्कुल कोपॉलीमर होता है, आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 8 नंबर में देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चेन ग्रोथ पॉलीमर। चेन ग्रोथ पॉलीमर्स का मतलब होता है एडिशन पॉलीमर्स, बिल्कुल, यानी एडिशन पॉलीमर्स को ही कहते हैं चेन ग्रोथ और कंडेंसेशन को कहते हैं स्टेप ग्रोथ। तो जहां पे एल्कीन होगा या एल्काडाइन होगा वहां पे होता है चेन ग्रोथ। तो देखो बच्चों स्टार्च बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये आप जानते हो कि स्टार्च बनता है अल्फा डी ग्लूकोज से, जहां की फंक्शनल ग्रुप होता है वहां कंडेंसेशन होगा। न्यूक्लिक एसिड बिल्कुल नहीं, प्रोटीन बिल्कुल नहीं, ये सब होता है कंडेंसेशन का। यहां पे एक एग्जांपल आपको दिख रहा है पॉलीस्टाइरीन, तो पॉलीस्टाइरीन को आपको मैंने पढ़ा दिया है वीडियो नंबर 1 में, पार्ट 1 में पॉलीमर्स पढ़ाया मैंने, आप चेक करके देख सकते हो वहां पे। और पॉलीस्टाइरीन का स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है कि जहां की स्टाइरीन होता है मोनोमर्स वहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, जिसके कारण बच्चों पॉलीस्टाइरीन के बारे में याद रखोगे, ये बनता है एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा, यानी कि चेन ग्रोथ के द्वारा, ठीक है। बाद बाकी यहां पे प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, स्टार्च हो गया, जो कि सब आप जानते हो कि ये एक नेचुरल पॉलीमर्स है। कैसा पॉलीमर्स है? नेचुरल पॉलीमर्स है, जो कि बनता है कंडेंसेशन के द्वारा, यानी कि स्टेप ग्रोथ के द्वारा। क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन हम लोगों का बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई किए हुए हैं तो देखिए, सबसे पहले CF2 डबल बॉन्ड CF2 इज यूनिट ऑफ, मतलब किसका ये मोनोमर्स है, किसका ये मोनोमर्स है, इसका नाम होता है टेट्राफ्लोरोइथेन। देखिए टेट्राफ्लोरोइथेन किसका मोनोमर है, आपको आंसर आ गया ना, बिल्कुल आ गया ना, बहुत अच्छे तरीके से। टेफ्लॉन का है, टेफ्लॉन का है, इसी को हम लोग कहते हैं पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन। इस टेफ्लॉन का जो पूरा नाम होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन, और इसका जो मोनोमर्स है इसको कहते हैं टेट्राफ्लोरोइथेन। यही है यहाँ पे टेट्राफ्लोरोइथेन, ये टेफ्लॉन का मोनोमर्स है। बाद बाकी बुना एस का होता है 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टायरिन, बेकेलाइट का होता है फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, पॉलीथीन का तो जानते ही हो कि होता है इथेन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे टेफ्लॉन। CF2 डबल बॉन्ड CF2 जो है यूनिट है, यानी कि मोनोमर्स है। उसके बाद देखिए नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर्स ऑफ, नेचुरल रबर के बारे में कहा था कि नेचुरल रबर किसको कहते हैं, सेस 1,4 पॉली आइसोप्रेन, बिल्कुल सेस 1,4 पॉली आइसोप्रेन, यानी कि ब्यूटाडाइन आंसर होगा नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आइसोप्रेन। आइसोप्रेन इसका होता है नेचुरल रबर का मोनोमर्स, इसी को मिलाने से बनता है यहाँ पे नेचुरल रबर। उसके बाद 2 मिथाइल प्रोपीन तो होगा नहीं, 2 मिथाइल प्रोपीन बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद हेक्सा 1,3 डाइन सब कुछ नहीं होता है। आइसोप्रेन, आइसोप्रेन का IUPAC नेम आप लिखोगे बच्चों, वहां होता है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन को ही कहते हैं आइसोप्रेन। आंसर बी होगा। उसके बाद बेकेलाइट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन बिटवीन, आपको अच्छे तरीके से मालूम है बेकेलाइट बनता है फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड के मिलने से। यहां पे यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड गलत है, वो तो बन जाता है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन बन जाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल होगा नहीं, तो फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। आंसर होगा यहाँ पे सी, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड के मिलने से बनता है बेकेलाइट, इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड के मिलने से बनता है ग्लिप्टल। उसके बाद देखिए द पॉलीमर दैट इज यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ऊल, ऊल का सब्स्टिट्यूट कौन सा होता है आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना, इन मेकिंग कॉमर्शियल फाइबर्स, जिसको हम लोग बच्चों कहते हैं पॉली एक्राइलोनाइट्राइल्स, उसी को ऑर्लोन या एक्राइलेन के नाम से जानते हैं। तो ऑर्लोन और एक्राइलेन के नाम से जानते हैं पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का, उसी का इस्तेमाल करते हैं सब्स्टिट्यूट फॉर ऊल, यानी कि यहां पे आंसर होगा डी, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो तो सारा क्वेश्चन आसानी से आप लोग बना सकते हो ना, बिल्कुल बना सकते हो ना। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान है। देखो आपने बनाया होगा इसको पहले भी, आपको कह रहा है कि which one of the following is used to make non-stick cookwares। अरे बच्चों आपने देखा है ना नॉन स्टिक कोटेड यूटेंसिल्स, देखा है ना बर्तन, वो किससे बनता है, तो ये सबसे पहले कह रहा है पॉलीस्टाइरीन, जो कि गलत है। पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल गलत है, ये दिया हुआ है पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन, इसी को कहा जाता है बच्चों टेफ्लॉन। क्या कहते हैं इसको, इसी को टेफ्लॉन कहते हैं। बगल में आप लोग लिख लीजिएगा कि पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन का ही हम लोग इस्तेमाल यहां पे करते हैं नॉन स्टिक कोटेड यूटेंसिल्स बनाने के लिए, जो कि करेक्ट आंसर होगा टेफ्लॉन, यानी कि पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन। अब पॉली विनाइल क्लोराइड वगैरह का इस्तेमाल तो होता नहीं है, वो तो PVC पाइप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखिए नाइलॉन 66 जो कि एक पॉलीएमाइड है, बिल्कुल सही है, ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, किसके बीच में रिएक्शन करवाते हैं, आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि नाइलॉन 66 का जो मोनोमर्स होता है वो होता है हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड, हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड। बच्चों यहां पे देखो, ये तो यहां पे एडिपिक एसिड हो गया, लेकिन ये क्या दिया हुआ है C6H5 नहीं, C6H4, और दोनों NH2 पारा पोजीशन पे है, तो यहां पे ये तो होगा नहीं, C6H4 हो गया बेंजीन रिंग, और उसके केस में NH2 पारा पे लगा हुआ है ना, C6H4 वो फिनाइल रिंग, और उसके पारा पे NH2, ये तो होगा नहीं। उसके बाद देखो ये बी में दिया हुआ है, ये आपको एडिपिक एसिड 4 और 2,6 कार्बन एडिपिक एसिड, और ये हेक्सामिथाइलिन डायमीन। यहां पे देखो, यहां पे आपको 6 और 2 8 कार्बन दे दिया। एडिपिक एसिड में 8 कार्बन नहीं होता है, ओवरऑल होता है 6 कार्बन। कार्बोक्सिलिक एसिड जो दोनों होता है उसके कार्बन को जोड़ करके 6 कार्बन होना चाहिए, तो 2 कार्बन ये हो गया और 4 कार्बन ये हो गया, 6 कार्बन मिलाकर के एडिपिक एसिड। और यहां पे आपको देख सकता है कि NH2 1/6 पोजीशन पे है, इसको कहते हैं हेक्सामिथाइलिन डायमीन। यही आंसर बिल्कुल सही है, एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डायमीन। स्ट्रक्चर आप देखिए, इसका मैं आपको रिएक्शन पढ़ा चुका हूं, जो पॉलीमर्स का वीडियो आप लोगों को मिला हुआ है पार्ट 1, उसी पार्ट 1 में ये सब आप लोगों को मैकेनिज्म समझा चुका हूं। उसके बाद ये तो होगा नहीं,
इधर 8 कार्बन है, ये गड़बड़ हो गया। यहां पे फिर से C6H4 है, यानी कि ये टेरिथैलिक एसिड है। पारा पे आपको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहा है, मतलब बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ये नहीं होता है, टेरिथैलिक एसिड यहां पे इस्तेमाल होता ही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ यहां पे करेक्ट आंसर इसका बी आ रहा है और सारे सारे इनकरेक्ट है, आप देख सकते हो। और ज्यादा अगर आपको कोई दिक्कत हो अगर समझने में, आप पार्ट 1 वाले पॉलीमर्स का जो चैप्टर जो वीडियो हमने दिया है उसमें जाकर के आप जरूर देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अरे इतना तो कर लो भाई, सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और दो जो पार्ट दिया है कर लो। आप यकीन मानो 100% क्वेश्चन इससे रहने वाला है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, गारंटी है, इसी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत आसान है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया गया है। आप देखोगे बच्चों, इसमें से आपको कह रहा है कि व्हिच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमर्स इज नॉट करेक्ट। कौन इसमें से करेक्ट नहीं है? सबसे पहले फाइबर्स पोजेज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। बच्चों जहां पे आपको एनसीईआरटी में नायलॉन 6 पढ़ाया गया है, वहीं पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि फाइबर्स का बहुत ज्यादा हाई टेंशन बर्दाश्त करने का कैपेसिटी होता है। ये जो होता है ये इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो जाता है, क्योंकि इसमें बनता है इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड बनता है, जिसके कारण फाइबर्स जैसे कि नायलॉन 6 यहां पे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, जबकि पूछ रहा है कौन करेक्ट नहीं है। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल आप लोगों को बताया था पॉलीथीन, याद है ना, पॉलीथीन जहां पढ़ाया था पार्ट 2 वाले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था मैंने ये बातों को कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग ऑन हीटिंग एंड कूलिंग रिस्पेक्टिवली। बताया था ना कि पॉलीथीन को जब हम लोग यहां से हीट करते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है, और जब कूल करते हैं तो क्या होता है, हार्ड हो जाता है, बताया था ना। और इसी को थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कहते हैं। तो बिल्कुल ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। उसके बाद थर्मो सेटिंग पॉलीमर्स आर रीयूजेबल, गलत है ना। जहां पे आप लोगों को थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स यानी कि जहां बेकेलाइट पढ़ाया है, बेकेलाइट में वहां जाकर के आप लोग देखिएगा, आपको कहा था ये रीयूजेबल नहीं होता है, रीमोल्डेड नहीं होता है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, यही तो पूछ रहा है। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर रीयूजेबल, यही गलत है जो कि पूछ रहा है। उसके बाद इलास्टोमर्स हैव पॉलीमर चेन हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्योंकि बच्चों इलास्टोमर हम लोग कहते हैं जो इलास्टिक होता है। इलास्टिक कौन होता है? रबर, जैसे कि नियोप्रेन, बूना एस, बूना एन, और जो नेचुरल रबर होता है जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज होता है। तो इलास्टिक क्यों है? क्योंकि उसके चेन के बीच में वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन यानी कि वीक होता है, वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जिसके कारण उसमें स्ट्रेचिंग पावर होता है। और देखते होंगे फिर से जब उसको छोड़ते हैं तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है, वो उसका कारण होता है कि कुछ वहां पे क्रॉस लिंकिंग होता है। तो आप कहोगे यहाँ पे इलास्टोमर्स हैव पॉलीमर चेन हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सबसे वीकेस्ट होता है यहाँ पे बच्चों इलास्टोमर्स, बिल्कुल। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पॉलीमर्स इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। बच्चों आपको बताया हुआ है ना, एडिशन वहां होता है जहां पे एल्कीन, एल्काडाइन या एल्काइन होता है मोनोमर्स में। तो आप जानते हो कि यहाँ पे पहला ऑप्शन है डेक्रोन। तो डेक्रोन को ही हम लोग कहते हैं टेरलिन। तो टेरलिन और डेक्रोन में क्या क्या होता है? मोनोमर्स इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरिथैलिक एसिड, जहां की फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी वहां कंडेंसेशन होता है। उसके बाद टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का मोनोमर्स क्या होता है? टेट्राफ्लोरोइथेन, बिल्कुल टेट्राफ्लोरोइथेन, यानी कि यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, यानी आपको अभी देखा है CF2 डबल बॉन्ड CF2, यही इसका मोनोमर्स होता है, बिल्कुल टेट्राफ्लोरोइथेन। तो टेफ्लॉन यहां पे होता है एडिशन के द्वारा फॉर्मेशन। उसके बाद नायलॉन 6 कंडेंसेशन होता है, क्योंकि आप जानते हो कि कंडेंसेशन इसलिए होता है क्योंकि यहां पे होता है हेक्सा मिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड, जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है। नोवोलैक, बच्चों नोवोलैक आप जानते हो कि जब हम लोग बेकेलाइट का फॉर्मेशन करने जाते हैं फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल को लेकर के, तो जो इनिशियली बनता है ना कि फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे CH2 ऐड होता है, उसको नोवोलैक कहते हैं। तो नोवोलैक कंडेंसेशन के द्वारा बनता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इसका होने वाला है टेफ्लॉन, जो कि बनता है यहाँ पे टेट्राफ्लोरोइथीन से, जिसमें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, वो बनता है एडिशन के द्वारा। और सब यहाँ पे जो गिवन है बनता है कंडेंसेशन के द्वारा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान है आप लोगों के लिए क्योंकि आपने पढ़ाई किया है अच्छे तरीके से। अब सुनिए, आपको कह रहा है कि कैप्रोलैक्टम इज यूज्ड फॉर द
मैन्युफैक्चर ऑफ किसका इस्तेमाल होता है, बोलो। कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर्स है, बता सकते हो ना। तो बिल्कुल बच्चों यहां पे हम लोग कहेंगे कि कैप्रोलैक्टम जो होता है नायलॉन 6 का होता है मोनोमर्स। तो कैप्रोलैक्टम नायलॉन 6 का होता है मोनोमर्स। आप जानते हो कि टेफ्लॉन का होता है टेट्राफ्लोरो इथीन मोनोमर्स। टेरलिन या डेक्रोन का होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरिथाइलिक एसिड, उसी को हम लोग बेंजीन 1,4 डाइकार्बोनिक एसिड कहते हैं। नायलॉन 6 का होता है हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड। आंसर होगा इसका नायलॉन 6, इसका मोनोमर्स होता है कैप्रोलैक्टम। उसके बाद देखिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड। बच्चों मैंने आप लोगों को पॉलीमर्स के लिए जो हमने आपको पार्ट 2 वाला वीडियो बनाया है उसमें ये सब आप लोगों को कंप्लीट मैकेनिज्म आपको बताया हुआ है, जरूर देख लीजिएगा अगर आपको मैकेनिज्म चाहिए तो यहां पे आप कहोगे पीएचबीबी तो होता नहीं है, पीएचबीबी में होता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, लेकिन यहां ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक एसिड की बातें करता है। बोना एंथो सिंथेटिक रबर है, ये तो बायोडिग्रेडेबल है नहीं। नायलॉन 6 एक फाइबर है, वो तो बायोडिग्रेडेबल है नहीं। नायलॉन 2 नायलॉन 6 आंसर होगा। नायलॉन 2 नायलॉन 6 एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होता है और इसका मोनोमर्स होता है ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड। स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिएगा जो कि आप लोगों को पार्ट 2 वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। उसके बाद नेचुरल रबर हैज। अब नेचुरल रबर में होता क्या है, कह रहा है कि ऑल सिस कॉन्फ़िगरेशन होता है या ऑल ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होता है या फिर अल्टरनेट सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होता है या फिर रैंडम सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो बच्चों आपको पता है ना नेचुरल रबर का आप जानते हो कि नाम जो होता है सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रेन। बिल्कुल सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रेन, यानी कि हमेशा होता है इसका सिस कॉन्फ़िगरेशन होता है, ट्रांस कभी नहीं होता है। तो आप कहोगे इसका आंसर हो जाएगा यहां पे ए, यानी ऑल सिस कॉन्फ़िगरेशन होता है नेचुरल रबर का, उसी का पूरा नाम होता है बच्चों सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रेन। क्लियर है यहां तक। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बेकेलाइट के बारे में पूछा गया है बच्चों। इसमें से आपको पूछा क्या जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बेकेलाइट। बेकेलाइट के अबाउट करेक्ट कौन है, आपने पढ़ा है ना। बेकेलाइट फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड के मिलने से बनता है, कंडेंसेशन होता है, कोपॉलीमर होता है। देखिए सबसे ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर होता है, तो इसमें कह रहा है इट इज ए लीनियर पॉलीमर। गलत, इसमें लीनियर नहीं होता है, क्रॉस लिंक होता है, यानी ऑर्थो पे भी CH2 रहता है फिनॉल के और पारा पे भी रहता है CH2 फिनॉल के। तो यहां पे इट इज ए क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये क्रॉस लिंकिंग होता है, फिनॉल के ऑर्थो पे भी CH2 पारा पे भी CH2 इसी को कहते हैं क्रॉस लिंकिंग होता है। उसके बाद इट इज एन एडिशन पॉलीमर। गलत है, एडिशन यहां नहीं होता है, यहां होता है कंडेंसेशन। इट इज एन इलास्टोमर्स। गलत है, बेकेलाइट होता है थर्मोसेटिंग। कैसा होता है बच्चों, थर्मोसेटिंग होता है। तो इट इज एन इलास्टोमर्स गलत है, इट इज एन एडिशन पॉलीमर्स गलत है, ये कंडेंसेशन होता है। इट इज ए लीनियर पॉलीमर गलत है, क्योंकि लीनियर होता है उसको कहते हैं नोवोलैक। नोवोलैक होता है लीनियर, लेकिन बेकेलाइट जब बनता है तो उसको कहते हैं क्रॉस लिंक्ड कहते हैं, ये करेक्ट है बी। उसके बाद Which of the following structures represent नियोप्रिन पॉलीमर्स। बच्चों आपको पता होना चाहिए नियोप्रिन का जो मोनोमर्स होता है वो होता है क्लोरोप्रिन, और ये क्लोरोप्रिन कुछ ऐसा होता है। बिल्कुल ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्रिन। क्लोरोप्रिन यानी कि 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन। और आपको पता है जहां जहां सिंगल है उसको करेंगे डबल, और जहां जहां डबल है उसको करेंगे सिंगल। तो आप देखोगे ओवरऑल आपको स्ट्रक्चर जो बनने वाला है वो ए बन जाएगा, ये वाला। जहां देखो वहां डबल है तो कर दिया सिंगल CH2, सिंगल बॉन्ड C के साथ Cl, जहां सिंगल है उसको डबल कर दिया CH, और फिर सिंगल बॉन्ड CH2 का होल एंड। यही है बाद बाकी। ये जो है बच्चों इसको हम लोग कहते हैं पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल्स, ये कहते हैं। ये हो गया यहाँ पे पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC हो गया, ये PVC हो गया, और इसको हम लोग कहते हैं पॉलीस्टाइरीन। ये सब मैं आप लोगों को पॉलीमर्स वाला जो वीडियो है पार्ट 1 उसमें मैं आप लोगों को बताया है। ये पॉलीस्टाइरीन है, ये PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड है, और ये पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल्स है, उसी को एक्राइलिन या ऑर्लोन कहते हैं, जिसको ऊल के सबस्टिट्यूएंट के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बात खत्म, आंसर हो जाएगा ए। बात समझ में आ गया ना अच्छे तरीके से। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है बच्चों फिर से कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू।
कौन सा सही नहीं है? इसमें से आपको देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, इन वल्केनाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ब्रिज बिटवीन टू डिफरेंट चेन मेक रबर हार्डर एंड स्ट्रोंगर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आप बताओ। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको पता है जब नेचुरल रबर बनता है ना, तो नेचुरल रबर जो होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, ब्रिटल हो जाता है लो टेम्परेचर पे, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा होता है, उसके बाद नॉन रेसिस्टेंट होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रति, सॉल्युबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, उसको हार्ड बनाते हैं, स्टिफनेस करते हैं सल्फर को मिक्स करके, और सल्फर को मिक्स करके जो उसका हम लोग बनाते हैं वल्केनाइज रबर, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वल्केनाइजेशन। और जो रबर से टायर बनता है उसमें 5% सल्फर को मिक्स किया जाता है। तो बिल्कुल यहां पे सही स्टेटमेंट है, इन वल्केनाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ब्रिज बिटवीन टू डिफरेंट चेन मेक रबर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर। पूछ रहा है आप लोगों को, नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है? तो ये करेक्ट है। नेचुरल रबर हैज ट्रांस कॉन्फिगरेशन एट एवरी डबल बॉन्ड। ये सही है क्या? अभी तुरंत आपको पीछे वाले क्वेश्चन बताया है ना कि जो भी नेचुरल रबर होता है उसका नाम होता है सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। ये गलत स्टेटमेंट है बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा, नॉट ट्रू कह रहा है, क्योंकि यहां पे ट्रांस कॉन्फिगरेशन नहीं होता है, ओनली एंड ओनली सिस होता है। उसके बाद बुना एस इज ए कोपॉलीमर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन एंड स्टायरीन। बिल्कुल सही है कि बुना एस एक कोपॉलीमर है जिसका मोनोमर्स होता है 2 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टायरीन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और नेचुरल रबर इज ए 1,4 पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। बिल्कुल आप जानते हो ना कि सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन इसलिए कहते हैं क्योंकि आइसोप्रीन इसका मोनोमर्स होता है, आइसोप्रीन का आईयूपीएसी नेम होता है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। देखोगे अच्छे तरीके से, ये सही स्टेटमेंट है। उसके बाद 22 में कह रहा है एन एग्जांपल ऑफ बायोपॉलीमरेज, यानी कि नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर को ही यहां पे कहा है बायोपॉलीमर। तो बच्चों टेफ्लॉन, आपको जानते हो कि टेफ्लॉन जो हो गया जिससे आप लोग बनाते हो नॉन स्टिक कोटेड यूटेंसिल्स, बिल्कुल ये यहां पे हम लोग कहते हैं कि ये आ जाएगा आप लोगों को सिंथेटिक में ही आ जाएगा, ये सब हम लोग कहते हैं कि नेचुरल नहीं है। उसके बाद नियोप्रीन, बिल्कुल ये एक सिंथेटिक रबर है, सिंथेटिक रबर है। उसके बाद नाइलॉन 66 एक फाइबर है, ये भी सिंथेटिक है। उसके बाद डीएनए, यही एक नेचुरल पॉलीमर है, यानी कि डीएनए जो होता है एक बायो पॉलीमर, बिल्कुल है, आंसर हो जाएगा इसका डीएनए। उसके बाद देखिए इन इलास्टोमर्स 23 यहां पे है, आप देख लीजिए। इन इलास्टोमर्स फोर्सेज आर, आप लोग जानते हो ना सबसे वीकेस्ट अगर पूछेगा कि कौन सा होता है, रबर होता है, सबसे वीकेस्ट पॉलीमर रबर होता है जिसको इलास्टोमर्स कहते हैं। इलास्टिक प्रॉपर्टीज होने के कारण स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं होता है, यहां पे होता है वीक, आंसर हो जाएगा वीक, नील या नॉन ऑफ दिस नहीं, यहां पे कहेंगे कि वीक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन इलास्टोमर्स। अब देखते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लेक्चर का लास्ट 2 क्वेश्चन। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लास्ट में हमने लिखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चर किसका है, कौन सा मोनोमर्स का, कौन सा पॉलीमर्स का करेक्ट स्ट्रक्चर है, जरूर पूछेगा। तो आपको स्ट्रक्चर भी मैंने प्रैक्टिस करवाया था खूब जम के, आपने यूज किया था ना, आपने सीखा था ना अच्छे तरीके से। अब देखो यहां पे ये पीएच भी दिया हुआ है, यानी कि पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, ये बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है। आप जानते हो इसका जो होता है मोनोमर्स 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, बिल्कुल ये करेक्ट स्ट्रक्चर है बच्चों। पीएचबीवी का आप लोग देखिएगा, बता चुका हूं आप लोगों को मैं कहां पे, हाँ पार्ट 2 में पढ़ा चुका हूं पॉलीमर्स के पार्ट 2 वीडियो में। उसके बाद बुना एस, तो यहां पे आप जानते हो 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टायरीन के मिलने से बनता है, ये स्टायरीन वाला पार्ट है, ये 1,3 ब्यूटाडाइन वाला पार्ट है। जहां जहां डबल है उसको सिंगल करो, जहां सिंगल है उसको डबल करो, बिल्कुल सही है। उसके बाद डेक्रोन, डेक्रोन में आप जानते हो कि पॉलिस्टर होता है, जबकि यहां पे क्या कर दिया बच्चों, एमाइड बना दिया है, C डबल बोन ONH। इधर होता है एक्चुअल में O होता है, इधर O होता है, जो कि यहां पे O को हटा के C डबल बोन O कर दिया, इधर O को हटा करके NH कर दिया, गलत है, ये गलत है साफ। डेक्रोन और टेरलिन जो होता है वहां पे यहां O होता है, उसके बाद C डबल बोन O होता है, यहां भी एक O होता है, C डबल बोन O नहीं होता है, ये गलत है। उसके बाद नाइलॉन 66 बिल्कुल यहां पे देखोगे करेक्ट है।
ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये है हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन का, और ये वाला पार्ट एडिपिक एसिड का। आप एनसीईआरटी निकाल करके देखो, बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर है। और मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है पॉलीमर्स का वीडियो नंबर 1 पार्ट 1 में बताया था आप लोगों को इसका मैकेनिज्म। उसके बाद देखिए यहां पे करेक्ट आंसर हो गया इसका सी, जो कि गलत है, ये नॉट करेक्टली मैच्ड। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज यूज्ड इन स्पेशलिटी पैकेजिंग, तो बताया था ना आप लोगों को पीएचबीबी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जहां कहीं भी स्पेशल पैकेजिंग करना है, फ्लावर्स का, फ्रूट का, मेडिसिन का, बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षित रखना है बहुत दिनों तक, तो स्पेशल पैकेजिंग जो हम लोग करते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स पीएचबीवी से करते हैं, जिसमें कि कह रहा है कि ऑर्थोपेडिक डिवाइसेज, जो भी यहाँ पे आर्टिफिशियल ऑर्गन वगैरह बनता है उसी को ऑर्थोपेडिक डिवाइसेज कहते हैं। या कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स, जो आप लोगों ने देखा था जो कैप्सूल होता है उसमें आपने देखा होगा कि कैप्सूल में भरा हुआ रहता है लिक्विड या फिर पाउडर, और वहां पे आप देखते हो कि उसको खिलाया जाता है, कैप्सूल आधा रहता है लाल, आधा पीला, आधा हरा, आप देखा है ना इस तरीके का। तो कैप्सूल में आखिरकार क्या रहता है, क्या प्लास्टिक रहता है, क्या पॉलीथीन रहता है? नहीं, वो तो पेशेंट को और ज्यादा उल्टा कोई और बीमारी देगा ना, इसलिए वहां पे रहता है एक्चुअल में बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होता है। तो जहां कहीं भी आप लोगों को क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा स्पेशलिटी पैकेजिंग, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेज, उसके बाद कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स, ये जैसे लिखा हुआ मिलेगा आप कहोगे इसका आंसर होने वाला है बच्चों पीएचबीवी। बिल्कुल इसका पीएचबीवी इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है पीएचबीवी। मिलते हैं अब आप लोगों को अगले लेक्चर में कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए बहुत अच्छे शानदार आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। बस अच्छे तरीके से आप इसी तरीके से लास्ट तक एकदम पढ़ा कीजिए, एक एक वीडियो को अच्छे तरीके से समझा कीजिए, पढ़ा कीजिए, और अगर आप ऐसे ही पढ़ते चले गए ना, आप यकीन मानिए आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, और आप अच्छे मार्क्स से 12th तो क्वालिफाई आप करेंगे ही, 12th तो पास करेंगे ही, आप नीट भी क्वालिफाई करेंगे बहुत ही अच्छे मार्क्स से। ठीक है, ये मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को शुभकामनाएं दे सकता हूं। आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, जितना हो सके आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप के प्रति ईमानदार रहें। अगर अभी से आप पढ़ते चले गए तो नीट में आपको बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, अगर इसी तरीके से आप पढ़ते चलते हैं तो। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।